नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे थोड़ी देर पहले तक बिहार में सभी सियासी दलों ने खूब सुबह से चुनाव प्रचार किया। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। कम से कम चुनावों में तो जनता ही जनार्दन होती है, यानी भगवान। जनता चाहे तो किसी को नेता, पार्टी को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफर तय करा दे। इसलिए प्रचार के आखिरी वक्त तक हर पार्टी ने अपने जनार्दन को रिझाने, मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी वादों का दौर भी चला तो आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए। नतीजे के लिए बस 5 दिन का इंतजार, फिर साफ हो जाएगा कि जनता को किसने रिझाया और जनता ने किसको बिहारी बाबू बनाया। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जनता को रिझाने, अपने पाले में करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मतदाताओं को साधने के लिए दिन भर रैलियों, जनसभाओं का दौर चला। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार तक जंगलराज, कट्टा, बंदूक, बेरोजगारी, पलायन, घुसपैठ जैसे मुद्दे छाए रहे। एनडीए ने जंगलराज, कट्टा, घुसपैठ जैसे मुद्दों के जरिए महागठबंधन को घेरने की कोशिश की तो महागठबंधन ने बेरोजगारी, पलायन और वोट चोरी जैसे मुद्दों के जरिए पलटवार किया। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को छेड़कर पिछड़ी जातियों को साधने का तुरुप का इक्का चल दिया। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने 65% आरक्षण की बात कहकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए लालू यादव के महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का जिक्र किया। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए से लेकर महागठबंधन तक पूरा जोर लगा रहा है। पूर्णिया पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर जैन जी को फोकस करने की कोशिश की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, 1-2 बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया भी नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे को आरजेडी सांसद मीसा भारती सही ठहरा रही हैं। मीसा भारती ने बेरोजगारी और पलायन की बात कहकर एनडीए पर हमला भी बोला। बिल्कुल बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें
जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है, तो क्या काम कर रहे हैं? शनिवार को सीमांचल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर महागठबंधन को घेरने की कोशिश की, तो रविवार को सासाराम और अरवल में भी फिर से आरजेडी कांग्रेस पर घुसपैठियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कहकर हमला बोला। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। शाह के घुसपैठ वाले बयान पर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा, तो रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी पलटवार कर दिया। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मधुबनी में जनसभा की। उन्होंने लालू राबड़ी सरकार में 30,000 अपहरण का आरोप लगाते हुए आरजेडी पर हमला बोला। आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे। सीमांचल के 4 जिले मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। 2020 में इन इलाकों से 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार बुर्का की आड़ में फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहे हैं। वोट डालने जाएंगी वोटिंग के दिन, तब उनका बुर्का तो छुपाने का काम उस दिन किया जाएगा ना भाई। अरे इस बिहार में बुर्का में पहले लड़के बुर्का में घुस करके वोट डालते थे बोगस। अब इनको, ये पाकिस्तान है जो इस्लामिक कानून है। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी सेविका को लगा दिया है बुर्का उठाने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो उठवाया और उठवाते रहूंगा। ये कौन सा नौटंकी है? सरकारी योजना लेने में, चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। अब वोट डालने में चेहरा दिखाने में दिक्कत है, वहां इस्लामिक कानून आ जाएगा। लालू के कुनबे से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपना नया दल बनाकर एनडीए और महागठबंधन से टक्कर लेने में लगे हैं। महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप अपने चुनाव अभियान को 100% सफल बताते हुए बिहार में बदलाव का दावा कर रहे हैं। जाहिर है बिहार चुनाव में बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता ही करेगी।
जीतने का दावा एनडीए भी कर रहा है और महागठबंधन भी, लेकिन सत्ता का स्वाद तो किसी एक को ही मिलेगा। 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा कि जनता को आखिर कौन साथ पाया और बिहार का असली बिहारी बाबू आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं देश का सवाल क्या है। जी हां, सवाल यह कि क्या तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश की है? ये वो सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो ये, राहुल गांधी ने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, दूसरे चरण में लाभ मिलेगा क्या? तीसरा सवाल है, सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों में किस पार्टी की रणनीति काम आएगी? इसके अलावा सवाल यह कि क्या तेज प्रताप आरजेडी को उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? और इसके अलावा यह भी कि क्या 20 जिले तय कर देंगे कि अगला बिहारी बाबू कौन होगा? ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता दें, बिहार में दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो आपको बता दें, चुनाव प्रचार जो है वो अब पूरी तरह से थम चुका है। दूसरा और आखिरी चरण मतलब फुल एंड फाइनल मैच, 20 जिलों की 122 सीट जिन पर होना है मतदान दूसरे चरण को, और 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। तो आपको बता दें कि जो चुनाव के लिए लगातार नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को आप मैदान में देख रहे थे, वो अब आप नहीं देखेंगे, क्योंकि फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। और साथ ही साथ क्योंकि अब 11 नवंबर को ही दूसरे चरण का मतदान होना है, तो अब ये चुनाव प्रचार थम चुका है, शोर चुनाव का थम चुका है। 20 जिले, 122 सीट जिन पर होना है मतदान। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या ये जो 20 सीट है ये तय कर देगा कि आखिरकार चुनाव में बिहारी बाबू कौन होने वाला है। क्या जनता का भरोसा एक बार फिर से नीतीश सरकार पर होगा या नई सरकार बनाएगी जनता अपने लिए? क्या जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने वाला दाव है बीजेपी का वो काम आएगा, या फिर जो तेजस्वी का नेतृत्व है, जो लोग हैं, जो जनता है वो उस पर भरोसा करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से, शिखा सलारिया जुड़ गई हैं पटना से, शैलेंद्र की भी मौजूदगी पटना से है। इसके अलावा हमारे साथ अविनाश पासवान जी, प्रवक्ता जेडीयू जुड़ गए हैं, प्रभात कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, और कुमार सौरभ सिंह जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी के भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जरा शिखा और शैलेंद्र, पहले आप ही के पास आते हुए, चुनाव प्रचार थम गया है, बिल्कुल शांत हो चुका है। अब जो दूसरा चरण है उसके लिए अब जनप्रतिनिधियों ने कह दिया कि भाई अब हमें वोट कीजिए, अब अंतिम कमान जो है वो जनता के हाथों में है। शैलेंद्र, बिल्कुल अंतिम कमान जनता के हाथ में, और जहां हम खड़े हैं ये बिहार विधानसभा का भवन है पीछे, और इसी के लिए पूरी लड़ाई है। और विशेष बात है यहाँ शोर अभी चल रहा है। हम लोग जितनी देर से खड़े हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो शोर वहाँ से चला है, यानी सभाओं से चल के अब यहाँ समाप्त हो रहा है। बगल में एयरपोर्ट है पटना का, वहीं सब नेता जो है उतर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट के आसपास हेलीकॉप्टर्स का शोर है, क्योंकि इनकी भी एक अपनी भूमिका होती है चुनाव प्रचार में। वो लोगों को लेके जाते हैं, वो स्टार प्रचारकों को लेके जाते हैं और वहाँ पर पहुँचाते हैं जहाँ घंटों लगते हैं और वहाँ मिनटों में ये काम हो जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर्स का, लेकिन आपने चुनाव प्रचार और कहें कि जो अब थम चुका है, यानी कि अब बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार था, अब धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल अब वो शोर नहीं है। लेकिन अभी अगले 1 दिन यानी कल और परसों सुबह से वोटिंग होगी, और वोटिंग जब हो जाएगी यानी परसों तय हो जाएगा कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा, सरकार रहेगी या सरकार बदल जाएगी, यानी बदलाव की जो बात हो रही है। लेकिन साफ तौर पे है कि जो चीज़ें चल रही हैं, यानी जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और जिस तरह से चाहे SIR का मुद्दा हो और चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, अभी जो हरियाणा की बात अभी आई थी कि किस तरह से वहाँ पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा हाइड्रोजन बम है। लेकिन अब चीजें ये हैं, ये सब जनता के हाथ में है, आम लोगों के हाथ में है कि आखिर उनको ये कैसे समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं।
क्योंकि पहला चरण जो रहा है उसमें वोटिंग अच्छी हुई और ये कह सकते हैं कि बिहार ने एक नई इबारत लिखी है और साफ तौर पे है। इस इबारत को, जो पहले फेज की इबारत है, उसको जो राजनीतिक दल हैं, कहें कि जो चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष हो, और चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों, सब अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं और दूसरे पर कह रहे हैं खुश होने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो हम ही। तो ये चीजें अभी खुशफहमी का दौर है। हाँ बिल्कुल, तमाम पार्टियां कुल मिलाकर देखिए शैलेंद्र अपने अपने हिसाब से इसको देख रही है कि ज्यादा वोटिंग हुई है तो लोग बहुत उत्साहित हैं, भाई हमारे काम से बहुत खुश हैं, जो एनडीए वाले हैं वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उनका ये कहना है कि बहुत निराशा है लोगों में, इसीलिए लोग घर से निकलकर ये बदलाव के लिए उन्होंने बटन दबाया। वही जन स्वराज पार्टी कह रही है कि ये एक नई शुरुआत है और इसीलिए लोगों में इतना जोश है। बहरहाल चलिए, ये अच्छी बात है कि अपने अपने तरीके से पॉजिटिव रहना भी चाहिए। शिखा, एक रिएक्शन मैं आपका भी लूंगी क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है शिखा, अब सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में है। ये जो 20 जिले हैं और 122 सीट ये तय कर देंगे कि आखिरकार बिहार में आने वाले समय में किस तरह की स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए बना महागठबंधन की लड़ाई, ताबड़तोड़ रैलियां और तमाम तरीके के वादे, रेवड़ियां बिकती हुई हमने देखी और अब जो है चुनाव का प्रचार जो है थम गया है। अब फिलहाल जो है हम देख रहे हैं कि आज एक बड़ी घटना वो ये हुई कि हिंदुत्व की काट की तरह तेजस्वी यादव ने रिजर्वेशन की बात कर दी और प्रधानमंत्री पे सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि 65% आरक्षण को छीना है उन्होंने। और ये आपको याद दिला दूं कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जो जब सरकार में थे तो आरक्षण को 50% से 65% तक बढ़ाने की बात हुई थी कास्ट सर्वे के बाद, और उसे पटना हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था, ये कहते हुए कि ये 50% की जो लिमिट है उसे क्रॉस करता है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद से मामला बिल्कुल उसके बाद बदल गया, फिर सरकार भी बदली, सब चीजें आपने देखी और फिलहाल जो है तेजस्वी यादव जो दोबारा इस बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो उन्हें ऐसा उनका ऐसा एक ये संदेश है कि रिजर्वेशन का मुद्दा ज्यादा जरूरी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अंतिम फेज में आते आते जब चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। तो साफ तरीके से जहां एक और घुसपैठिए की राजनीति हो रही है, जहां एक और तमाम तरीके से बातें हो रही हैं सीतानगर बनाने की, वहीं दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के लिए नेता हैं उन्होंने आरक्षण और जातिवाद की राजनीति करके एक बड़ा पैंतरा चला है। ठीक है शिखा, रहेगी लगातार नजर रहिए आप हमारे साथ और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अविनाश पासवान जी की भी मौजूदगी है, प्रभात जी भी हैं और कुमार सौरभ जी भी है। सबसे पहले अविनाश पासवान जी, अब आप ही के पास आते हुए, नीतीश कुमार जब जनता के बीच में गए हैं, जनता को यह भी याद दिलाया है कि हमने आपके लिए क्या काम किए हैं, तमाम जो बातें वो याद दिलाया और उसके अलावा एक तरह से ये भी कहते आए हैं कि जब विकास इतना किया है तो एक और मौका दीजिए कि विकास को और आगे बढ़ाएं। जनता आप पर क्यों भरोसा करे? क्या ये 20 साल कम नहीं है, 20 साल काफी नहीं थे कि आप यहाँ के लोगों को एक भरोसा देते कि आप यहीं पर रहिए, आपके लिए यही नौकरियां हैं, आप यहीं पर रहिए, आपके लिए यही फैक्ट्रियां हैं, आप कानून व्यवस्था तमाम चीजों को क्या दुरुस्त नहीं कर पाते? क्यों जनता आपको एक बार और मौका देगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनता मौका देगी नहीं, मौका देने वाली है और इसका कारण यह है कि पिछले 20 सालों में, मैं आपको बता दूं, पिछले 20 सालों में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया है वो सराहनीय है। और मैं ये बताऊं कि जो आप कहती हैं कि 20 सालों में हमने क्या काम किया, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता घर से निकली है और जनता ने वोटिंग की है और इसीलिए वो टर्न आउट जो इतना हुआ है वोटिंग का, वो इसलिए बढ़ा है, मोर देन अराउंड 64% हुआ है। और उसमें आप अगर डीपर एनालिसिस करेंगी तो आपको यह पता चलेगा कि वो ज्यादातर ऐसी वोटर्स महिलाएं हैं जिनको कि जो समझती है कि बिहार को एक भयमुक्त राज्य बनाया है और जिस तरीके से सम्मान जनक जीवन जीने का एक आधार दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, वो मतलब आप कहिए कि वो इतना अप्रिशिएबल है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है और महिलाएं इसीलिए नहीं कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 60 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है हम लोगों ने अपने शासनकाल में। 2005 में जहां तक जीडीपी थी 79,000 करोड़ की, वही 2025 में 11 लाख करोड़ की हो गई है। एवरेज ग्रोथ रेट अगर आप देखें 1990 से 2005 के बीच में तो वो 3% था और हमारे टाइम में 11% का एवरेज ग्रोथ रेट है। प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात करें 2005 में
7,840 था और वही 2025 में 66,828 हो गया है। 1.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क है, वो इतना इंपॉर्टेंट था कि लोग कनेक्ट हुए हैं सिटी से, जो छोटे टाउन थे, जो तबके थे, वहां से कनेक्ट हुआ है और लोग अपना मतलब इंट्रा स्टेट जो इसको ट्रेड कहते हैं, उसके कारण लोग अपना सामान रॉ मटेरियल बेचने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन किया जाता है हमारे से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरी बिहार की जनता ये बताऊं कि हमारे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात करें तो 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके माध्यम से 160 प्लस इथेनॉल की लगाई है। हाँ। फूड प्रोसेसिंग की बात करें, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जैसी जगहों पे 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 1700 से ऊपर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई है। पिछले 5 सालों में 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, ये तमाम आंकड़े तो अविनाश जी देखिए, अब आंकड़ों की क्या बात है, अब तो आपने जो बिहार को दिया है वो बिहार आपको वापस देगी, जो बातें आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आप आंकड़ा गिनवा रहे तो एक बात मैं भी आपको ये बता दूं कि बुनियादी मानवीय आवश्यकता, बेहतर जीवन शैली के आधार पर जो राज्यों का प्रदर्शन करने पर जो एक रिपोर्ट आती है, उसमें बिहार 100 में से 44.47 अंक के साथ असम व झारखंड के साथ सबसे निचले स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं काम तो आपने किया है, जो बात आप गिराएंगे। देखिए, हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, आप उन आंकड़ों को लेकर आएंगे जहां पर आपको आगे दिखेगा, पर व्यक्ति जो आए हैं उस पे आप कितने पीछे, आप उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए आप किसी चीज को जिम्मेदार ठहराएंगे। बहरहाल ठीक है, आती हूं आपके पास। प्रभात जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का ही रहा है, और ये वोट चोरी की जो बात है वो लगातार राहुल गांधी कहते रहे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के भी मुद्दे कम नहीं थे जिस पर कि आप लोग यहां के लोगों से बात कर सकते थे, बजाय इसके कि सिर्फ आप वोट चोरी पर फोकस रहे? प्रभात जी। खुशबू जी, मैं आपके प्रश्न पे ही पहले फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी कहने की थी। एक जिला है बिहार के अंदर, समस्तीपुर, आप वाकिफ बिल्कुल, वहां 3 घटनाएं हुई। पहली बात तो जो वीवीपैट की पर्चियां थी वो सड़कों पे बिखरी मिली। दूसरी बात, 4 घंटे जो अभी विकास की बात कर रहे थे ना, बड़े लंबे चौड़े हमारे मित्र, 4 घंटे तक विद्युत बाधित रहा, जो विद्युत व्यवस्था थी वो बाधित रही, और सीसीटीवी बंद रहा स्ट्रांग रूम का। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ना राहुल जी उठाते हैं मुद्दे, तो मैं बताता हूं आपको। समस्तीपुर से ही सांसद है शांभवी चौधरी जी, 200 करोड़ वाले क्या क्या वो अशोक चौधरी जी वाले, वो सौरभ जी बताएंगे कुछ, उनकी ही बिटिया है। दोनों उंगली पे स्याही लगी थी, दोनों उंगली पे, और चुनाव आयोग ने मुंह में दही जमा रखा है। फिर निष्पक्षता कहां रह गई, और क्यों ना जनता संदेह करे, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा, अभी आंकड़े दे रहे थे, मैं एक आंकड़ा छोटा सा रख देता हूं। कर्नाटका में हमारी सरकार है, पर कैपिटा इनकम 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रत्येक वर्ष से ज्यादा है। हमारी सरकार तेलंगाना में है 1,83,000 रुपए। हमारी सरकार बहुत डिजास्टर झेली है हिमाचल में, वहां भी हम 1,63,000 के आसपास रख रखे हैं। मतलब तो कुल मिलाकर प्रभात जी आप ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर आपने बहुत अच्छी, बस उसी पे आ रहा हूं, सिर्फ 66,000 रुपए, यानी 200 रुपए प्रत्येक दिन की कमाई जहां पे हो, वहां कहा कि हमने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। इनको पूछिए, बिहार ही इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां की अगर बात चर्चा आती है वो धराम गिरते हुए पुल, 130 से ज्यादा पुल, 130 से ज्यादा पुल, ठीक है, 7,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट, किसी का उद्घाटन होते गिर जाता है, किसी का शिलान्यास होते गिर जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तमाम बातें रही हैं, और अब जनता के सामने तो सब है ना, जनता के सामने तो प्रभात जी सब है। मैं आऊंगी आपके पास, जरा एक बार कुमार सौरभ जी के पास भी चलें। और कुमार सौरभ जी, वोटिंग हुई बंपर पहले फेज में, जन सुराज ने यह कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए ये वोट किया है। कुल मिलाकर वो मुद्दे जिन पर आपका फोकस था, क्या वो मुद्दे आप जनता तक पहुंचा पाए, और दूसरे फेज के लिए क्या पूरी तैयारी हो ही गई है और लगातार आप जनता के बीच भी पहुंचे हैं? कितनी सीट? खुशबू जी, सबको नमस्कार है। पहले तो देखिए, बिल्कुल ये अप्रत्याशित चुनाव है। आजादी के बाद आज तक कभी 65.08% का मतदान बिहार में जो हुआ है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें नोट करने की, वो ये है कि इसमें युवाओं की भागीदारी लगभग 71% रही है, 71%, जो पिछले चुनाव से लगभग 13% अधिक है। और ये एक प्रकार का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जितने भी सफोलॉजिस्ट हैं या जितने भी विशेषज्ञ हैं जो चुनाव को देखते हैं, वो आपको इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो युवा है उसको 15 साल के जंगल राज
वर्सेस 15-20 साल के अधिकारी और नेता के जंगल राज से कोई मतलब नहीं है। यही प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव जाकर कहा कि भाई जिस बिहार को कभी न सुधरने वाला राज्य समझ के सबने छोड़ दिया था, आज देखिए कि कितना कितना सुंदर लग रहा है कि भैया गृह मंत्री जी भी आकर अब बाढ़ पर बात कर रहे हैं, वो भी प्रथम चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद। गृह मंत्री जी कह रहे हैं 4 तारीख को कहे 5 चीनी मिल चालू करेंगे, अब 8 आते आते 25 चीनी मिलों पर आ गए। यहां हमारे कांग्रेस के मित्र कर्नाटका के सारे आंकड़े गिना रहे थे। भाई हमको कर्नाटक से क्या लेना देना है? मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी प्रति व्यक्ति आय या प्रवास या पलायन या रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर सड़क पर आए हैं क्या एक साथ कभी? अगर वो विजुअल है तो हमको भी दिखा दीजिए। दूसरी तरफ वो लंबा चौड़ा जो अभी लिस्ट जुड़ा रहे थे भाई साहब जदयू के हमारे मित्र, भाई ये 2020 से 25 तक क्या किए हैं पहले तो उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए, मैनिफेस्टो मत बताइए। दूसरा, आज भी गरीबी और पिछड़ेपन में 5 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं, 8 बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार जी। सिर्फ एक प्रश्न आपके माध्यम से देश और बिहार के सामने है कि बिहार एक पायदान भी गरीबी और पिछड़ेपन में ऊपर क्यों नहीं हुआ? कब तक? अगले 100 वर्ष तक हम जंगल राज घुसपैठिया यही सुनेंगे? ये देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर कुमार सौरभ जी, ये बात तो सच है कि 20 साल पहले भी आपके मुद्दे पलायन थे, 20 साल के बाद भी वो मुद्दे, 20 साल के पहले भी आप कहते थे बेरोजगारी, यही बात सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। नहीं, इनका मुद्दा पलायन भी नहीं था, इनका मुद्दा प्रवासी भी नहीं था, इनका मुद्दा शिक्षा भी नहीं था, इनका कोई मुद्दा नहीं था। इनका एक ही मुद्दा था, ये उसको जंगलराजी कहेंगे, वो उसको जंगलराजी कहेंगे। यही मुद्दा में ये उलझा के रखे हुए बिहार को पिछले 30 साल में। ठीक है कुमार सौरभ जी, मैं आऊंगी आपके पास और आगे भी चर्चा हम करेंगे। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, जरा मैं एक बार उनसे और रिएक्शन लूंगी और वापस फिर आती हूँ आप लोगों के पास। देखिए शैलेंद्र, ये बात तो सच है कि जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों में हालांकि कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, जनता के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा और ये जो दूसरा चरण है इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी यहां पर जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए जो मुद्दे हैं उसमें रोजगार यानी नौकरी और पलायन, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और दूसरी बात ये कहें कि जो महिलाओं का है, यानी महिलाओं के जो मुद्दे हैं, आधी आबादी की बात इस बार खूब हो रही है और उस पर खूब ध्यान दिया गया है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। उनका ये कहना है कि हम स्थिरता के लिए, यानी हमारे लिए, हमको जो दे रहा है खाने के लिए, मैं उसके लिए एक तरह से कहें कि हम उसका वो नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो ये महिलाओं के मुद्दे हैं, ऐसे बुजुर्गों का भी मुद्दा है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो हमको मतलब खर्चा पानी दे रहा है, महीने महीने जो हमको बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन आ रही है और हम उसके साथ जाएंगे। तो ये अपने अपने हिसाब से, चूंकि सब लोगों ने, सरकार ने 1100 किया है, प्रशांत किशोर 2000 कह रहे हैं, तेजस्वी यादव 1500 करने के लिए कह रहे हैं। तो इसको समझने वाली चीज है कि किस तरह से। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग सवाल करते हैं कि भाई आपके लिए तो ज्यादा पैसा आ रहा है, एक साथ 30,000 रुपया मिल जाएगा, तो लोग ये कहते हैं, यानी वो महिलाएं जिनसे आप ये शायद सामान्य तौर पर उम्मीद नहीं करते कि इनके ये लोग इतनी बढ़िया तरीके से जवाब देंगी, लेकिन आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो वो ऐसा बोलती है कि आप विश्वास, अविश्वसनीय होता है उनका कहना, अविश्वसनीय होता है उनका बोलना। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पे क्या चल क्या रहा है। जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, कहें कि बातें हम लोग जो बैठकर वो ट्रेंड और वो चलाना, वो एक अलग चीज है, यानी कि चीजों को अपने हिसाब से गढ़ना, अपने पक्ष में करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो महिलाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बुजुर्गों के मुद्दे हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं ग्राउंड जीरो पर, और साफ तौर पर है जहां से उनको लाभ हो रहा है या कहें कि जिनसे उसको फायदा हो रहा है, कहते हैं हमारे लिए तो यही ठीक है। तो ये आप समझिए। अब ये कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं ये तो देखिए 14 को ही एक्चुअली शैलेंद्र ये पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है। हमारे साथ शिखा की भी मौजूदगी है। शिखा, देखिए ये तो तय है कि इस बार भी जो रोजगार से लेकर और पलायन, ये बड़े मुद्दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना तो ये है कि क्या नीतीश के शासन पर एक बार फिर से जनता का भरोसा होगा, या फिर इस बार जो जनता निकली है घरों से, क्या वो सचमुच एक नए बदलाव के लिए निकली है?
देखिए खुशबू, जो रियलिटी है वो ये है कि जो वोटर प्रतिशत है, वोटर टर्नआउट है वो बढ़ा है, लेकिन इस पर दोनों तरीके से हमें एनडीए और महागठबंधन दोनों का ऐसा दावा है कि हमारे पक्ष में वोट पड़ा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि एसआईआर के अंतर्गत जो नाम कटे हैं उसके बाद ये जाहिर था कि जब वोटिंग होगी तो नाम कम होंगे और उसकी वजह से ही एक वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। ये कोई बहुत बड़ी एक वेव नहीं है बल्कि एसआईआर का नतीजा है, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने मुद्दों की बात की, देखिए पलायन मुद्दा है, नौकरियां मुद्दा है, महिलाओं के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो मैंने महिलाओं से बात की। कई महिलाओं ने मुझे बताया कि एक तो बाथरूम नहीं है, स्वच्छ भारत के अंतर्गत सरकार ये क्लेम करती है कि बहुत बाथरूम हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक बिहार में पटना में भी जो सबसे ज्यादा डेवलप सिटी मानी जाती है वहां पे भी बाथरूम नहीं है, कम्युनिटी टॉयलेट्स नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं के लिए है वो ये है कि ओपनली खुले तौर पर शराब बिक्री हो रही है बिहार के अंदर। ये कहा जाता है नीतीश कुमार सरकार द्वारा कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब ऐसे धड़ल्ले से बिक रही है और स्पूरियस लिकर बिक रहा है। स्पूरियस लिकर मतलब वो लिकर जैसे पीने से कई नुकसान हो सकता है और मौतें भी होती है। बिल्कुल शिखा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जो बात आप कह रही हैं, कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर शराब बन रही है, बिक रही है, बेची जा रही है, लोगों को अवेलेबल है और कहने को शराब बंदी है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शिखा और शैलेंद्र, अब हमारे तमाम जो गेस्ट हैं मैं एक बार फिर से उनके पास आना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले अविनाश जी आप तमाम जो गिनती है वो तो गिना रहे थे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीमारू राज्य 1980 के दशक में, अगर मैं सही हूं तो एक जनसंख्या विशेषज्ञ है आशीष बोस, उन्होंने ये नाम दिया था बीमारू राज्य, जिसमें कि कुछ राज्य जो है वो शामिल थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मतलब जहां पर शिक्षा कम हो, जो रहने का तरीका, उद्योग धंधे कम हो, गरीबी ज्यादा हो, सभी राज्य ऊपर निकल गए। बिहार आज भी बीमारू राज्य है। आपके पास 20 साल मौका था, क्या ये 20 साल कम पड़ गए? आप तमाम आंकड़े गिना रहे, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आज भी महापर्व छठ मनाने के बाद लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है काम करने के लिए? 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरी के लिए लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर है। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें आप अभी भी वही है जहां पर 20 साल पहले थे। देखिए, बीमारू राज्य जो कहती है उसको हम इस तरीके से समझे कि अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की हम बात करते हैं, लेकिन आप समझिए क्या मायने हमारे अंडर डेवलप्ड स्टेट के, क्यों आखिर हमारे मैं आपको बताता हूं कि जी केंद्र सरकार ने किस तरीके से सहायता की है। मैं आपको बताता हूं केंद्र सरकार ने, क्योंकि उस रिपोर्ट के बाद ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि हमें इस तरीके के स्टेट्स की बराबर सहायता करनी चाहिए और हमें यह भी समझना होगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे डिस्कशन को हम एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देख सकते हैं, बल्कि एक रिलेटिव तरीके से देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आखिर बिहार की ये स्थिति हुई क्यों, और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस स्थिति में हमने बिहार को, मतलब बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कोई फूलों का वो मिला, ताज तो मिला नहीं था। जी, ये तो वही बात हो गई, फिर आप वही बात मुद्दे से भटकाने वाली बात करने लगे सर। अभी थोड़ी देर पहले आप सारे आंकड़े गिना रहे थे, तो आपको ये भी तो लेना पड़ेगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर एक सेकंड, थोड़ी देर पहले आप तमाम आंकड़े गिना रहे थे कि हमने ये किया वो किया। जब ये किया वो किया इसका क्रेडिट लेंगे तो जो नहीं किया उसका भी तो क्रेडिट लेना पड़ेगा ना सर। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ये चीजें हैं, ये कमी है, नहीं कर पाए हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं इसमें पूरा का पूरा जो है ना वो इंटरप्रिटेशन का गेम है मैम। आप जैसे सोचती हैं और मैं जैसे सोचता हूं, आप जैसे प्रेजेंट कर रही है और मैं जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। सर मैं प्रेजेंट क्या कर रही हूं, मैं तो फैक्ट बता रही हूं। ये फैक्ट है, मैंने वो चीजें बताई आपको जो थोड़ी देर पहले आप भी बता रहे थे। आपने दुखती रक्त को छू दिया है खुशबू जी। मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस स्थिति में हमें मिला था, अगर आप देखें 2014 से लेके अब तक, 2014 से अब तक उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हमें एक्स्ट्रा जो सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो 9.2 लाख करोड़ का मिला है, जिसके माध्यम से हमने काफी। तो अविनाश जी, मतलब कुल मिलाकर जो मैं समझ पाई, मेरे सवाल का जवाब आपने ये दिया है कि बहुत ही बुरी स्थिति में मिला था और निकलते निकलते वक्त लग गया, और यही जवाब मुझे हमेशा ही मिलता ही यही है, खास करके एनडीए से जब भी मेरा ये सवाल होता। आती हूँ अविनाश जी, आती हूँ। 2 दशक मतलब कुल मिलाकर कम पड़ गए, कुल मिलाकर 2 दशक कम होते हैं, यही कह रहे हैं अविनाश जी? नहीं, मैं ये आपको यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जियोग्राफिकल खुशबू जी डेवलपमेंट के लिए गुजरात को समय चाहिए, उससे ज्यादा डेवलपमेंट का टाइम हमें बिहार को देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए इस बात को। अच्छा। महाराष्ट्र, कर्नाटक,
ओके, अच्छा अविनाश जी, जो बात आपने कही है ना, उस पर रिएक्शन जरा ले ले। दोनों ही जो प्रवक्ता है मेरे साथ वो भी जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। अच्छा देखिए कुमार सौरभ जी, आ रही हूँ सर, प्रभात सर आपके पास भी आ रही हूँ। कुमार सौरभ जी देखिए सर, चाहे आप जो कह लें, जो भी बात मैंने अविनाश जी से जो मेरा सवाल था, लेकिन ये बात तो सर माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में लोगों को जंगल राज से मुक्ति मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को एक स्थिर सरकार का मतलब बिहार में समझ आया। वो जो कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, वो चीजें टूटी हैं। कहीं ना कहीं बदलाव नीतीश कुमार ने किया था, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ समय के लिए ड्यूरेशन था, अब के ड्यूरेशन में काम नहीं हुआ, ये कहा जा सकता है। जी बताएं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गांधी जी और नेहरू जी के आने के बाद हम लोगों को अंग्रेजों से भी मुक्ति मिली थी, अंग्रेजों के जंगल राज से भी मुक्ति मिली थी। तो क्या अभी 2025 में हम लोग जो है अंग्रेज को जंगल राज से हटाने के नाम पर वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हैं ना, इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है। हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है खुशबू जी। दूसरा, अब आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका जवाब हमारे मित्र अविनाश जी ने नहीं दिया। 1980 में आशीष बोस ने जिस शब्द बीमारू की रचना की, आज आप देखिए, चलिए 90 के बाद से हम देखते हैं, 15 वर्ष उस बीमारू में एक और राज्य था, बाद में ये यू से ओ डबल ओ हो गया था। 15 वर्ष नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे लगातार। कहां है उड़ीसा? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की 15 साल सरकार रही, कहां है मध्य प्रदेश? हाँ, कहां वसुंधरा जी की सरकार रही राजस्थान में, कहां है राजस्थान? और योगी बाबा 7 साल 8 साल के सरकार में अब वहां का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। पिछले 1 साल में 24-25 में 4000 नई फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में खुली हैं, कुल फैक्ट्रियों की संख्या 27,000। और बिहार में आकर योगी बाबा बटोगे तो कटोगे, राम रहीम सुलेमान मुसलमान, ये बात करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? खुशबू जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। बस मैं ये कह रही थी, इसमें कोई भी पार्टी कमी नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा, हर कोई यहाँ पर कोई कम नहीं है, सब नंगे, कोई कम नहीं है। नहीं मैंने कोई कम नहीं है खुशबू जी, मैं सहमत हूं आपसे कि इसमें उधर वाले भी जो हैं ये यही करते हैं। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 10 सेकंड में समझाता हूं। पहले फेज के चुनाव में शुरू हुआ 10,000 से, गया 30,000 तक, अमित शाह जी उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिए। ठीक है, आज के डेट में अब स्थिति यह है कि हो सकता है कल कह दें कि आपके घर का जो भी खर्च है वो फोन पे या पेटीएम से हम लोग सीधे भेज देंगे आपके घर में, आपको कुछ करने की जरूरत है बिहार में। हाँ, ये स्थिति है। देखिए कितना बिहार को लोग बेवकूफ समझ लिया है। यहां आकर आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। देश में 11 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है, गृह मंत्री आप हैं, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र सरकार की है। आप इस्तीफा दे दीजिए पहले, अगर घुसपैठिया है तो। यहाँ के एक मंत्री हैं जो आप दिखा रही थी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में। हाँ नहीं, एक लास्ट कमेंट, एक प्रारंभिक प्रबोधन में आपने दिखाया वो बुर्का वाले झटका मंत्री जी का। 11 साल से केंद्रीय मंत्री है, एक चीज बिहार में क्या किए ये नहीं बता सकते हैं। आप यहाँ कितना चीनी मिल खुला ये नहीं बता सकते। सौरभ जी वो कह रहे हैं कि चीनी मिल लगवाएंगे, लेकिन अब सवाल तो ये कि पिछली बार अरे कितने लगे ये बताइए ना भाई, 11 साल में पहले। सर एक सेकंड, मैं आ रही हूँ प्रभात जी, आपके पास आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ प्रभात जी, आप ही के पास आ रही, सुनिए तो आप जवाब दीजिएगा इनका, और मेरा एक सवाल तो आप ये मेरा एक सवाल उसका भी जवाब दीजिए। 2020 में जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो जेडीयू का शायद सबसे खराब प्रदर्शन था सरकार में आने के बाद, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी वोटिंग परसेंट थी, आपको ये मानना पड़ेगा कि उसका कोर जो वोटर है वो काफी स्ट्रांग है। एक वर्ग अभी भी है जिसको नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा है, और वो आप लोगों का जो जंगल राज का खौफ है शायद उससे बाहर नहीं निकल पाई है। और कहीं ना कहीं पार्टी को भी शायद ये डर था, इसलिए पोस्टर से आपने एन मूवमेंट पे लालू यादव को गायब कर दिया। हालांकि आप कहते हैं कि वो पार्टी प्रमुख हैं, लेकिन गायब कर दिया पूरे पोस्टर से। तो कुल मिलाकर सर डर और जो खौफ है जंगल राज का वो तो कायम है अभी भी एक वर्ग पर, उसी को खेल रही है शायद एनडीए उसी से। जी खुशबू जी, प्रश्न था आपका या आप एनालाइज कर रही थी चीजों को? सर मेरा सवाल है ये, और मैंने आपको ये आंकड़े के साथ बताया था 2020 के चुनाव। मैं प्रश्न पे आ जाता हूं। हाँ आइए। अब इतने देर के बाद मौका दिया, थोड़ा बोलने दीजिए। जी बोलिए सर। पहले जंगल राज से ही मैं शुरू करता हूं। हाँ। ये जंगल राज शब्द भाजपा की साजिश का एक हिस्सा है। आप पूछिए कहां से ये शब्द आए, किसने बोला? जिस कोर्ट के वर्डिक्ट को इन्होंने गलत ढंग से पेश किया लोगों के बीच में, वो सिर्फ पटना में जल जवाब को लेकर के था।
और आज आप मुझे बताइए, वो दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में कितना जल जमाव होता है, नोएडा में कितना होता है, मुंबई में कैसे होता है, चेन्नई में कैसे होता है, कोई शहर छूता नहीं है। लेकिन इन्होंने गलत ढंग से इस चीज को रखा, ये इनकी आदत का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो कुनबे के लोग हैं। ठीक है। हमारे बड़े अजीत मित्र हैं सौरभ जी, कह रहे थे कोई कम नहीं है। सौरभ जी, आपसे बेहतर कौन जानेगा, किसी पार्टी को छोड़ा है प्रशांत जी ने। और जिस नीतीश जी के बारे में अभी आप बोल रहे थे ना, प्रशांत जी उन्हीं के पास बैठ करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए थे जदयू के, जब बिहार में शराबबंदी जैसा खेल खेला गया और शराब माफिया को पनपाने के लिए सारा खेल था। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिहार को शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया और शिक्षा माफिया के चंगुल में डाल दिया गया। अभी हमारे पासवान जी बड़े गर्वित होकर के बता रहे थे महिला की बात, और आप भी कह रही थी, तो मुझे याद आ गया एक घटना, आपको याद होगा खुशबू जी, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। 22,000 से ज्यादा महिलाओं का यूट्रस निकाल दिया गया। इतनी शर्मनाक घटना है कि देश और दुनिया के स्तर पर इतनी शर्मनाक घटना शायद ही हुई होगी। और उस घटना के अभियुक्त मंजू वर्मा के बेटे को जदयू ने टिकट दिया। यह है इनका महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति इनकी भावना। दूसरी, आर्थिक सशक्तिकरण की मैं बात करूं, 20 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, अभी फिलहाल 5 वर्ष 20 से 25 लगा लीजिए ना। आज इन्होंने महिलाओं को ऋण देने का काम किया। अगर आप वाकई महिलाओं के लिए कुछ कर सकते होते, तो जो उनके परिवार के लोग आपके कारण, मैं ठोक के कहता हूं, 20 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, निर्लजता है, कह रहे हैं बिहार अंडर स्टेट है। केवल स्थिति है भाई, गलत फैक्ट, गलत फैक्ट मैम, वो है ना। अरे सुनिए, शांति से सुनिए, मैं सुन रहा था। इंटरेस्ट वाली जो बात बड़े अच्छे शायर ने कहा है, बड़े अच्छे शायर ने कहा है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ, ये कुर्सी है, जनाजा थोड़े है। नहीं, गलत फैक्ट, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ऑडियो कट कर, गलत फैक्ट, वो गलत फैक्ट है। देखिए, सुनिए, इनके नहीं है, मंजू वर्मा के बेटे को टिकट नहीं दिया। अरे मैंने कहा आरोपी के बेटे को मैंने कहा उसके ऊपर जवाब दूंगा। नहीं, उसके ऊपर जवाब दूंगा, लेकिन मैंने दिया नहीं दिया। हाँ ना, मैं बोलिए, आपको कि जवाब दूंगा। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं है, सहायता राशि है। बस ये आखिरी का जो 45 सेकंड था खुशबू जी, यही बिहार की स्थिति है। ये जो आखिरी का 45 सेकंड था, यही बिहार की स्थिति है। यही है 35 वर्ष से बिहार की। मुझे मौका मिलना चाहिए, कमोवेश, मुझे मौका मिलना चाहिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए मौका मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, अविनाश जी जब खत्म कर लेंगे तो फिर मैं आपके पास आती हूँ। और तरीका सही नहीं है खुशबू जी, प्रभात जी अपनी बात पूरी करिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ, अब बात आती है, ये उद्योग की बात हो रही थी। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि बिहार में उद्योग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। वो अलग बात है कि अडानी जी को देने के लिए 1 रुपए में 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, लेकिन बिहार में उद्योग लगे, बिहार के लोग पलायन के दंश से बचे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और अभी सौरभ जी ने घुसपैठिए वाली बात का मुद्दा उठाया। सौरभ जी, आप पता करवाइए, चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठिए को सामने रखा? 411। हाँ जी, मैं बता दे रहा हूँ, भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है, आपको ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें आप ऐड कर दीजिए। झारखंड में मात्र 411 घुसपैठिया, बंगाल में चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, घुसपैठिया उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो दिल्ली में। मैं पूछ रहा हूँ, देश गृह मंत्री पकौड़े तल रहा। चलिए ठीक है प्रभात जी, काफी सवाल आपने किया, काफी समय मैंने आपको दिया। चलिए, अब मोनोलॉग नहीं है, प्रभात जी अब आंसर ले लीजिए। प्रभात जी आंसर ले लीजिए। प्रभात जी हो गया, ठीक है प्रभात जी, अविनाश जी सुनिए। हाँ ठीक है प्रभात जी, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब जो है वो तो देना ही है। एक सेकेंड, ये जो पूछा जा रहा है, देखिए सवाल का जवाब तो दीजिए ही अविनाश जी। और बात तो सही है, अगर घुसपैठिए की इतनी दिक्कत है तो देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद देखें कि क्या है। हर जगह सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पर घुसपैठिए, वहां पर घुसपैठिए, इससे कह देने से काम थोड़ी चलेगा। जो प्रॉब्लम है अगर आपको पता है तो फिर आप क्योर करिए उस चीज को। वो बिल्कुल वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, उसके ऊपर वही जवाब देंगे आप। मैं लेकिन मैंने देखिए, मैं घुसपैठिया मतलब जदयू का मुद्दा नहीं है ना अविनाश भाई, घुसपैठिया जदयू का मुद्दा नहीं है ना। मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिबेट करता हूं, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता, नहीं करता, लेकिन आपने गलत आंकड़ा दिया था
मैं पूछ रहा हूँ ललन सिंह इंटरप्ट नहीं करता, मैं सामने वाले को सुनता हूँ, उसके बाद ही नहीं करते। ललन सिंह सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं, जदयू के कोटे से वो मिनिस्टर बने हुए हैं सेंट्रल में। उनके पास है क्या सर जी होम मिनिस्टर उनके पास है क्या? आप सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिबेट करता हूँ, मैं कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करता। मैंने कहा ठीक है प्रभात जी, अब जरा सुन लीजिए प्लीज। प्रभात जी अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब सुन लीजिए प्लीज। प्रभात जी प्लीज। हाँ नहीं, इनको ये कहते हैं ये मुद्दा हमारा है ही नहीं, तो सेंट्रल में नहीं है ये साथ में क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ सेंट्रल में है कि नहीं? अरे उनका जवाब है कि गृह मंत्रालय नहीं है। अरे प्रभात सर आप सुन ही नहीं रहे उनका जवाब, वो जवाब दिया उन्होंने आपको, वो कह रहे हैं उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। अब आगे का तो सुनिए। हाँ अविनाश जी बताएं। नहीं जवाब नहीं दिया उन्होंने, कहा नहीं है सेंटर से। अरे बोलने दो भाई अगले को, पूछ लीजिए फिर से। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता। मैंने इंटरप्ट क्यों किया? क्योंकि आपने कहा कि 10,000 रुपए ऋण है, ये कोई ऋण नहीं है। कहीं हमारे सर्कुलर में भी ये बात है, अब जीविका के वेबसाइट पे जाके चले जाइए, वहां पे बात है। 2 लाख भी जो हम देने की बात करते हैं वो भी ऋण नहीं है, वो सहायता राशि ही होगी। लेकिन अब ये तो चलिए मैंने क्लियर कर दिया। मैं नोट कर रहा था कि आपने क्या क्या क्लेम लगा। जंगल राज की जो बात करते हैं, जंगल राज हांगकांग जैसे पोस्ट में भी लिखते हैं। हांगकांग भी बोलता है कि लालू यादव जो है वो इंच से माफिया लगते हैं। उसके बाद राबड़ी देवी कहती है कि मेरे सारे के सारे मिनिस्टर करप्ट हैं। ठीक है, हाईकोर्ट तो खैर उसका है ही। डीजीपी कहता है कि ये लफंगों की सरकार है। डीजीपी कहते हैं, सुनिए जंगल राज, तो इसीलिए मैंने जंगल राज वाला जो आपने कहा था मैंने बता दिया। जंगल राज इज अ फैक्ट, जंगल राज इज अ फैक्ट। मैं झूठ बोल रहा हूँ। जनता के पास बार बार इस मुद्दे को इसलिए लेकर आते हैं बदला नहीं है। जब भी आप नहीं जब भी आप अभी जो कैंपेनिंग हो रही थी जिस पे आप बच्चों को क्या गाना गा रहे थे, सही जवाब दीजिए। मैडम ये तू मैं चलता रहेगा, क्या नहीं ये तू मैं चलता रहेगा इनका। रुक जाइए सर, देखिए जब हम डिस्कशन का मौका देते हैं आप लोग एक सेकंड प्रभात जी प्लीज सर, आप जो कह रहे हैं ना सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे अगर सर आप लोग लड़ेंगे ना कुछ भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आएगा ना वो अविनाश जी जो जवाब दे रहे हैं वो समझ में आएगा। अरे सर एक सेकंड सर, आप अपनी बारी में मंजू वर्मा के बेटे को टिकट दिया नहीं दिया, सारे प्रश्न को ये डच कर रहा है। क्यों इतने पूछिए खुद। अरे सर प्लीज डिस्कशन है ना। प्रभात जी सवाल पूछ रहे हैं कि मंजू वर्मा के बेटे को टिकट दिया नहीं दिया, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे अविनाश जी? अब सवाल पूछा गया, उसका जवाब दे दीजिए, खत्म कीजिए जवाब देकर। जवाब देने में क्या तकलीफ है? मैं आ ही रहा था उसके ऊपर ना, मैं आ ही रहा था। आ जाइए, अब आ जाइए सर, आ जाइए, फिर मेरे को उनके पास भी जाना है सर। एक सेकंड प्रभात जी प्लीज सर, अब आप रुक जाइए सर, मैं आ रही हूँ सौरभ जी आपके पास। जी बताएं अविनाश जी। टिकट क्या आप दोबारा क्वेश्चन पूछना एक बार? देखिए आपने मंजू जी के बेटे को टिकट दिया नहीं दिया, जिनका नाम उस कांड में आया था, जिस कांड ने पूरे देश को सवालों के घेरे में। मंजू वर्मा जी के बेटे को टिकट दिया हमने, ठीक है। अभियुक्त है क्या? वो अभियुक्त है, हाँ या ना? आप मुझे बताइए। उसके बाद मंजू वर्मा जी अभियुक्त है, ठीक है, कन्विक्टेड है नहीं? साबुद्दीन तो कन्विक्टेड थे, लालू यादव तो कन्विक्टेड है। मामला क्या था? मामला क्या था? अब सुन लीजिए, 50 से ज्यादा महिलाओं अरे जवाब अब ठीक है सर, अब 1 मिनट रुक जाइए। आपने सवाल उठाते, लेकिन आपसे भी तो कोई सवाल कर सकता है कि शाहबुद्दीन के बेटे को आपने क्यों टिकट दे दिया? फिर आप कहते हैं कि परिवार पर जो है पूरी हिस्ट्री जो है वो निकाली जाएगी, तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो मामला उनमें है नहीं। तो ये तो सर आप लोग अपना सेफली खेलते हैं ना। बहुत देर से कुमार सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सौरभ जी जवाब दीजिए। और साथ ही सर ये बात तो तय है, राजनीति में हर पार्टी अपने हिसाब से आंकड़ों को पेश करती है और अपने तरीके से तमाम चीजों को सही करने की कोशिश करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जी देखिए, हमको यही समझना है कि भाई 20 वर्ष से सुशासन है ना, ये सुशासन का ही राग अलापते हैं ना। बिहार में तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर ये जंगल राज और ये बाकी की चीजों से बिहार को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बिहार वो पूछ रहा है कि भैया युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और सपनों के लिए आपको वोट किया था, प्रवासियों ने, भाई बहनों ने पलायन के मुद्दे से स्वयं को निकालने के लिए वोट किया था।
आज रोड पर लिटा लिटा के जो युवाओं को आप मार रहे हैं, जब वो नौकरी के लिए जाता है या परीक्षा का पेपर लीक होता है उसके बाद जाता है, वो अब आकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ये जो 13% अधिक मतदान युवाओं ने किया है घर से निकलकर, ये 14 तारीख को इसकी तस्दीक दिखेगी आपको। आप जान लीजिए कि जाति और धर्म और ये जंगल राज और ये भय बीजेपी के डर से आरजेडी, आरजेडी के डर से बीजेपी, इन विषयों पर बिहार नहीं वोट करना चाहिए और नहीं कर रहा है। आप ये अच्छी बात है कि जगह जगह जनप्रतिनिधियों को भी अब प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री से भी सड़क पर एक युवा खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है। ये ही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र है। हम ये राग कब तक अलापेंगे कि बिहार में भाई प्रति व्यक्ति आय आज भी सबसे कम है। एक व्यक्ति की आय 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 200 रुपए से कम है। परिवार यानी 5 करोड़ लोग यहां जो है हम बढ़ ही नहीं रहे हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले में। हम क्यों, आखिर बिहार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आप लोग मतलब क्या अगला 25, 50, 100 कितना वर्ष चाहिए आपको बिहार को एटलीस्ट आखिरी से कम एक पायदान ऊपर करने में? ये जवाब बिहार के लोग पूछ रहे हैं और इस पर दोनों महागठबंधन और ये एनडीए दोनों को जवाब देना पड़ेगा और पूछ रहे हैं लोग, इनको देना पड़ेगा। आज कल परसों इनको घेरते रहेगा जनसुराज, इनको घेरते रहेंगे प्रशांत किशोर। और आज बिहार का युवा आगे बढ़ गया है, महिलाएं आगे बढ़ गई हैं, वो पूछने लगे हैं सवाल। प्रवासी ट्रेन से उतर कर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, कहां भागिएगा? ठीक है, कहां भागिएगा? अब तो क्योंकि थोड़ी सी समय की भी कमी है, मैं आखिरी कमेंट जो अविनाश जी और प्रभात जी से भी लेना चाहूंगी। हाँ, आ रही हूँ, प्रभात जी बताएं। मैं सौरभ भाई, मैं एक ही चीज मतलब आश्वस्त होना चाहता हूं, मैं नहीं पूरे बिहार के लोग, कि प्रशांत जी 14 के बाद बिहार में रहेंगे ना। मतलब अरे आप न 3 में है न 13 में। कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आप बिहार में न 3 में है न 13 में है। आपको जो लालू यादव कहेंगे वही आप करिएगा। आप कहां हैं? बिहार के राजनीति के डायनेमिक्स में कुछ नहीं है कांग्रेस। आप ये गलतफहमी पहले तो निकाल दीजिए। बिहार में आप कुछ नहीं है, ना आप 3 में है न 13 में। आप आरजेडी की पिछलग्गू है, यही आपकी पहचान है। आप मुद्दे पर कब से बात करने लगे बिहार में? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय की थोड़ी कमी है और अब एक साथ आप लोग कहने लगे तो कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा। बहरहाल बिहार पूरी तरह से तैयार है। सवाल अहम यह है कि बिहार के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा। अब जो ये 20 जिले की 122 सीट है वो तय करेगी कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार या फिर नई सरकार। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।